दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसे ही क्रमशः और रंगमय था जैसे इल्ली से तितली का बनना। अर्थात वो बोल रही है कि मोर के बच्चे जब धीरे धीरे बड़े हुए, उनकी बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लगी। तो वो बोल रही है कि मोर, तितली देखी होगी आपने, जैसे पहले इल्ली रहती है, फिर इल्ली बदल 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 के बाद में तितली बन जाती है। तो वैसे ही इन मोर के बच्चों का भी जो परिवर्तन होने लगा, वो पहले छोटे थे, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए, तो ऐसा ही उनमें भी चेंजेस आने लगे। मोर के सिर की कलगी और संगन ऊंचे तथा चमकीले हो गई, चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई, गोल आंखों में इंद्राणी की नीलाभ घुती झलकने लगी, लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूमछाई तरंगे उठने लगी और दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगा। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुष रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों की गर्वीली गति ने एक नई गरिमा में से रंचित कर दिया। उसकी गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना। अब इसमें यहाँ तक जो है लेखिका मोर का वर्णन कर रही है। वो बता रही है कि जो मोर मोरनी में है उनमें क्या क्या परिवर्तन आए। धीरे धीरे जब वो बड़े होने लगे तो उनकी जो कलगी है वो भी बढ़ने लगी, उनका शरीर भी बढ़ने लगा, उनका कलर भी चेंज होने लगा, तो उन पे अलग अलग प्रकार के कलर भी आने लगे। अब वो बोलती है कि वो अलग अलग प्रकार की मुद्राएं भी बनाने लगे, अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं भी बनाने लगे, जो मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित करते थे। वो बोलते हैं कि जब वो गर्दन ऊंची करके देखता, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। अब लेखिका बोलती है कि वो विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चूंघता, और फिर वो क्या है, गर्दन को नीची करता और फिर दाना चूंघता। तो ये मुझे जो उसकी अलग अलग चेष्टाएं थी, अलग अलग मुद्राएं थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना, शब्द क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता था, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता था। वो बोल रही है कि ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित लगती थी। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं इसका व्याख्या नहीं कर सकती थी कि ये चीज़ें मुझे कितनी अच्छी लगती थी। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारी तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा के चंचल कलगी, पंखों के श्याम श्वेत पत्र लेखा मंदर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारणी होने का प्रमाण देने लगी। अब यहाँ पे मोर का वर्णन किया गया है कि मोर किस प्रकार का हो गया था, क्या क्या उसमें परिवर्तन आए। अब यहाँ पे वो लेखिका बोल रही है कि मोरनी में उतना परिवर्तन नहीं आया, मोर जितना सुंदर था मोरनी उतनी सुंदर नहीं हो पाई, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आया और वह मोर का सहचारणी होने लगे। अर्थात सहचारणी अर्थात साथ साथ चलने वाली, जहाँ जहाँ मोर जाता वहीं वहीं मोरनी जाती थी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, अर्थात उसका गला जो नीला था इसीलिए उसका नाम मैंने नीलकंठ रखा। अब जो मैंने पहले भी बताया था कि लेखिका जो भी जीव जंतु लाती थी वो उसका नामकरण करती थी, तो यहाँ पर मोर की गर्दन नीली थी इसीलिए उसका नाम नीलकंठ रख दिया, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण राधा हुआ। अर्थात जो मोरनी थी वो उसके पीछे 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 चलती रहती थी, तो जैसे कृष्ण के पीछे राधा चलती है वैसे ही वो भी उसके पीछे चलती थी, तो इसीलिए उसने मोरनी का नाम राधा रख दिया। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर दिया। सवेरे ही वह जब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की, वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। अर्थात अब जो लेखिका है वो बोल रही है कि जब धीरे धीरे मोर बड़ा हो गया तो वो सेनापति बन गया, जो जीव जंतु थे वो उनका सेनापति बन गया। क्योंकि जो आप भी देखते होंगे जो क्लास में होता है, जो तेज बच्चा होता है वो मॉनिटर बन जाता है, ठीक है। ऐसी जो
तेज होता है तो वो स्कूल में उसे बना देते हैं, क्योंकि एक्टिव बहुत ज़रूरी होता है, एक्टिवनेस बहुत ज़रूरी होती है। तो वैसे ही जो मोर था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था, इसीलिए वो अपने आप को उनका सेनापति समझता था और सभी उसको यही दर्जा देते थे। अब जैसे ही कोई कुछ गड़बड़ करता तो वो अपनी चोंच से उस पर प्रहार कर लेता और उसे दंड देता था।